स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं 6 चैप्टर, जिसमें से एक है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जो कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। यानी कि इसमें आपको इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। वैसे तो देखो, अब एंड मोमेंट चल रहा है, यानी कि आपको हर एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, चाहे वो नीट हो चाहे वो बोर्ड्स हो। लेकिन इस चैप्टर में आपको बिल्कुल ही कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, नॉट लाइन टू लाइन बट इंपॉर्टेंट सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में पूरा ये चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो रहेगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट आप लोगों का रहेगा नहीं इस क्लास के बाद। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास क्या क्वेश्चन आता है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या आप जानते हैं कि माइक्रोब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि माइक्रोब क्या होते हैं। माइक्रोब होते हैं कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, माइक्रोब यूनिसेलुलर है, क्या आप जानते हैं माइक्रोब यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट? तो आप बोलोगे क्या? दोनों हैं। यानी कि माइक्रोब जो होते हैं वो प्रोकैरियोट भी होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट भी होते हैं, और वो यूकैरियोट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ईस्ट जो है वो एग्जांपल चला जाएगा यूकैरियोट से। माइक्रोब्स प्रोकैरियोट भी होती हैं, यूकैरियोट भी होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, माइक्रोब कहाँ पर मिलते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए सीधे चलते हैं इस लाइन पे। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर माइक्रोब्स हैं, चाहे वो मिट्टी देख लो, पानी देख लो, हवा देख लो, गीजर देख लो, गर्म से गर्म तापमान वाली जगह देख लो, लो से लो टेम्परेचर देख लो, साल्टी एरियाज देख लो, हर जगह पे माइक्रोब्स मिलते हैं। तो माइक्रोब्स कहाँ पर है? इन सोइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर भी है। उसके बाद वे नो अदर, उसके बाद क्या है, ये क्या बोल रहा है? ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि हमारी ही नहीं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी होती है। ये उन जगहों पर भी होती है जहां पर कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर है, वहां पर भी माइक्रोब होते हैं। तो माइक्रोब क्या है स्टूडेंट? माइक्रोब बहुत जगह पे मिलते हैं। डीप इन द सोइल, सोइल के अंदर डीप भी होते हैं, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, सेवरल मीटर थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी कि थर्मो एसिडोफिल्स में भी मिलते हैं। ठीक है, क्या? माइक्रोब। उसके बाद क्या याद रखना है? माइक्रोब जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, यानी कि बहुत वैरायटी होती है माइक्रोब की। जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ माइक्रोब में आते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोब में आते हैं। फंजाई जो होती हैं वो माइक्रोब में आते हैं। प्लांट वायरस जो होते हैं वो माइक्रोब में आते हैं। वायरोइड्स, वायरोइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस आरएनए को वायरोइड कहते हैं। किसको कहते हैं वायरोइड? इन्फेक्शियस। साथ में एनसीईआरटी के ऊपर पेन उठा लीजिए और लिखते चलिए। इन्फेक्शियस आरएनए को वायरोइड्स कहते हैं। और प्रायोन्स भी इसमें आते हैं, दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि प्रोटीन कवरिंग वाले इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं प्रायोन। तो माइक्रोब्स बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, हर जगह पर मिलते हैं। माइक्रोब्स की वैरायटी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हमारे फंजाई हो गए, प्लांट वायरस हो गए, प्रायोन्स हो गए, वायरोइड्स हो गए, सभी माइक्रोब में आते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उन्हें कॉलोनी में भी ग्रो किया जा सकता है। उनकी एक न्यूट्रिटिव कॉलोनी बनाई जा सकती है, चाहे वो बैक्टीरिया की हो चाहे वो फंगाई की हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखने हैं कुछ डायग्राम। तो देखिए, आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो मुझे किस डायग्राम में क्या चीज है? तो पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये है हमारे रोड शेप के बैक्टीरिया। कौन से? रोड शेप के, यानी कि इनके लिए क्या शब्द यूज होगा? बैसिलस। ठीक है, बैसिलस हो गया। दूसरे में आपको दिख रहे हैं स्फेरिकल, यानी कि कोकस। और तीसरे में क्या दिख रहे हैं आपको? तीसरे में आपको दिख रहे हैं रोड शेप के, जिनमें फ्लैजिला भी है, यानी कि फ्लैजिलेटेड बैसिलस है। ठीक है, उसके बाद आपको पहली फिगर में ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है, ये बैक्टीरिया को भी नहीं बख्शता। तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। डायग्राम आपको जरूर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में जो जो डायग्राम दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज। दूसरा क्या है? एडिनोवायरस। दूसरा क्या है? एडिनोवायरस। और तीसरा क्या है? अच्छा, एक और चीज, एडिनोवायरस क्या करता है? तो नीचे आप देख सकते हो, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उस पे इन्फेक्शन करते हैं, लंग्स, ट्रैक, या इन सबको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा आ रहा है टीएमवी, यानी टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, आपके पास इन सबकी फिगर है। उसके बाद अगली फिगर किस चीज की है भाई? तो आपको दो कॉलोनी दिखाई गई है, एक है बैक्टीरिया की कॉलोनी, ये वाली बैक्टीरिया है, और ये फंगल कॉलोनी है।
ठीक है। फुफुंदी जिसको कह देते हैं ना कि जब कहीं पे थोड़ा सा मॉइस्चर और अंधेरे में रख देते हैं ब्रेड वगैरह को तो उसके ऊपर ग्रो कर देती है फुफुंदी, वही है ये फंगल कॉलोनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं, अगेन ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बुरे ही नहीं है, अच्छे भी हैं। ठीक है, कैसे? तो पहला यूज आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, यानी कि हमारे घरेलू चीज़ों में काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? पहली चीज़, दही जमाने में। दही लगाते हो ना घर में, मम्मी को देखा होगा घर में दही लगाते हुए, तो दही में काम आते हैं माइक्रोब्स। दही जमाने में, यानी कि मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए कौन काम आते हैं? माइक्रोब काम आते हैं। कौन से? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या जिसको लैक्टोबैसिलस भी कह देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सुनिए ध्यान से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड. During growth, the lactic acid bacteria produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. ध्यान से सुनिए, मिल्क में होती है चीनी जिसका नाम है लैक्टोज की चीनी, उसे ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एक एसिड में जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड फिर क्या करता है? मिल्क को कोएगुलेट कर देता है, जिसे बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ऐसे दही जम जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मैम ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ से आया? तो मैम बताएंगी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ से आता है। LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आता है इनोक्यूलम से, स्टार्टर से। कभी सुने दही जमाते वक्त मम्मी जावन डाल देती है, जावन बोलते हैं उसे आम भाषा में, हमारे घर में तो जावन बोलते हैं, आपके घर में क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। तो जावन क्या होता है? क्या करते हैं, दही जमाने के लिए पहले दूध को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा जावन डाला जाता है, उसको 2-3 लोटों को, मतलब लोटे वगैरह को जिसमें बर्तन में आप जमा रहे हो, उसे पलटा जाता है, उसमें थोड़ा सा झाग बनाया जाता है और फिर उसे रख दिया जाता है रेस्ट में। यानी कि उसे ऐसा नहीं है कि बार बार आप उघाड़ के देखोगे कि चेक करोगे बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, नहीं, एक बार रख दिया मतलब रख दिया, उसको थोड़ी देर जमने दो। ठीक है, तो ऐसे बनता है दही। तो दही में आपको क्या चाहिए? इनोक्यूलम चाहिए। इनोक्यूलम में बहुत सारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, पिछला दही होता है ना इनोक्यूलम, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा जो कि आगे फिर और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो करवाएगा। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कहीं पर जावन। ठीक है, कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच एट सुटेबल टेम्परेचर, कितना 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू द कर्ड, और इसे क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और खास बात ध्यान रखिएगा, देखिए आगे देखिए, विच ऑल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी कि दूध के अंदर विटामिन B12 इतना नहीं होता, लेकिन जब दही जमता है तो उसके अंदर विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से आपका दही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आगे देखिए, इट इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, हमारे पेट में भी, डाइजेशन में, पाचन में मदद करते हैं ये बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या मैं बोलूँ दही जो है वो आपको मदद करता है, आपके स्टमक में भी है माइक्रोब। ठीक है, तो आप समझ गए हैं दूध से ज्यादा अच्छा क्या है? दही जरूरी है दूध से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला यूज क्या है भाई? तो द डो यानी कि जो आटा होता है, ठीक है, डो किसको बोलते हैं? आटे को बोलते हैं। ठीक है, जो गूंथते हैं ना वो वाला, विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली। डोसा और इडली बनाइए, अरे हाँ मन करने लग गया खाने का। तो डोसा इडली का जो घोल बनाया जाता है, एक्चुअली वो बैटर होता है, नॉट डो, बट यहाँ पर डो लिखा है, कोई बात नहीं, डो मान लेते हैं हम एक बार। एनसीईआरटी जो होती है वो एनसीईआरटी देवी है, कुछ गलत बोलती है तो भी हमें सही मानना पड़ता है, तो मानो भाई। तो एनसीईआरटी देवी कहती है कि जो डोसा और इडली का डो है वो क्या कहता है? ऑल्सो फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन स्टूडेंट एक रिएक्शन होती है जिसमें बनता है इथेनॉल और उसके साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगी? CO2। तो ये क्या बोल रहा है? डोसा इडली को फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया की मदद से। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है डो के अंदर, यानी कि जब आप घोल उसे घोलते हो ना तो उसमें कुछ बुलबुले से उठते हैं, वो थोड़ा उठा सा घोल लगता है, वो क्यों आता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हम बात कर रहे थे बैटर की, डो की, जो कि इडली डोसा बनाने में काम आता है। अब हम बात कर रहे हैं वो डो जो कि ब्रेड बनाने में काम आता है। इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट। ईस्ट की मदद से फर्मेंट किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए डो को। ठीक है, कौन सी ईस्ट? बेकर ईस्ट, बेकरी में यूज हो रही है बेकर ईस्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस कर्विसिए। ठीक है, क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस कर्विसिए। तो ये इसका नाम है, क्या है? ये एक ईस्ट है, ये एक खमीर बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स। बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हो गई, ट्रेडिशनल मतलब जो आमतौर पे ट्रेडिशन के तौर पे पी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ एक बनती है, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं?
पता नहीं क्या बोलते हैं, लस्सी जैसे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक मान लो, चलो पंजाबियों की ट्रेडिशनल ड्रिंक है लस्सी, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी एक बनती है, मैं भूल गई उसका नाम, ठीक है, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ इसलिए। तो ट्रेडिशनल मिल्क जो होती है उसको बनाने में भी फर्मेंटेशन का काम आता है, माइक्रोब्स काम आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, टोडी है ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम साउदर्न पार्ट, केरला साइड की, साउथ साइड की टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि ये बोल रहा है इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम, यानी कि पाम के सैप से फर्मेंट करके ये ड्रिंक बनाई जाती है। फर्मेंट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बो शूट्स टू मेक फूड, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने पढ़ा कर्ड बनाना, दही बनाना बैक्टीरिया बनाता है, इडली डोसा का डो में कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया करता है। उसके बाद मैंने बताया बेकर्स क्या है, ईस्ट है, जो कि डो किसके डो में काम आती है, ब्रेड के डो में। अब बात करते हैं, उसके बाद मैंने टोडी की बात की, वहां पे माइक्रोब बोला। अब बात करते हैं चीज की। अरे वाह, पिज़्ज़ा पे चीज़ डाल के खाओ, बर्गर में खाओ, चीज़ कहीं पे भी डालो। आजकल क्या है, मतलब आप अच्छे खासे मतलब महंगे वाले रेस्टोरेंट में जाओगे ना, महंगे वाले बोल रही हूँ मैं, वहाँ पर जाओगे ना तो वो ऊपर से ऐसे चीज़ रगड़ रगड़ के दे देता है, मतलब देख के ही मन आ जाता है, लेकिन भाई उससे बहुत बड़ी फैट की लेयर भी आती है, तो ध्यान से चीज़ को खाइएगा। तो चीज़ की बात कर लेते हैं ज़रा। चीज़, तो चीज़ वही वाला चीज़ जो स्माइल करने के लिए बोलते हैं चीज़, ठीक है। तो चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, चीज़ भी कई वैरायटी के होता है भाई, अलग अलग वैरायटी की चीज़ आते हैं, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है। तो टॉम एंड जेरी वाला चीज़ याद है आपको, टॉम एंड जेरी वाला चीज़ कुछ इस तरीके का होता है और उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। अरे वाह, जेरी ना आ जाए इसको देख के। तो ये जो चीज़ होता है इसे बोलते हैं स्टूडेंट स्विस चीज़। क्या बोलते हैं, स्विस चीज। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल इन द स्विस चीज इज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। यानी कि ये बोलना चाहता है स्विस चीज के अंदर जो होल बनते हैं वो अगेन CO2 गैस जब निकलती है उसकी वजह से बनते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। चीज खा के शर्म आ गया ये, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज होता है रॉकफोर्ट चीज। ये बोल रहा है रॉकफोर्ट चीज आर राइपन बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। तो ध्यान से देखिएगा, रॉकफोर्ट चीज किससे बन रहा है, फंजाई से। दही बैक्टीरिया, इडली डोसा का डो बैक्टीरिया, टोडी जनरल माइक्रोब बोला है, कोई नाम नहीं लिया हमने। उसके बाद हमने ब्रेड का डो बनाया, ईस्ट से बना। उसके बाद स्विस चीज बनाया, अगेन बैक्टीरिया से बना, और आखिरी बना हमारा रॉकफोर्ट चीज फंजाई से। क्लियर, ये हो गए हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब चलते हैं आगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हमारे काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं। इन दी यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर प्रोडक्शन होती है ग्रो माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स, यानी कि बड़े बड़े वेसल्स के अंदर जिन्हें हम फर्मेंटर्स बोलते हैं, वहाँ पर ये रिएक्शन चलती है। क्या चलती है भाई, वही चलती है जो हमें नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, हमें पसंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये है बड़े बड़े फर्मेंटर्स, बड़े बड़े ड्रम, जिसके अंदर ये रिएक्शन चलती है। कौन सी रिएक्शन, फर्मेंटेड बीवरेजेस की। बट इस बीवरेज स्टूडेंट्स तो लिक्विड जो होती है, चाय, कॉफी, दूध, ये सब बीवरेज में आते हैं। मोफिटो पीते हो जो आपको, मोइटो, that is beverage, cold coffee is beverage, and alcohol, wine, rum, vodka, ये सब भी beverages हैं। तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कुछ गलत चीज़ों की, यानी अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, आसपास छोटे बच्चे ना बैठे हों आपके, तो वो मतलब वो सोचेंगे कि अरे यार मेरा बड़ा भाई या मेरी बड़ी बहन क्या पढ़ता है, ठीक है। तो फर्मेंटेड बीवरेजेस की बात कर लेते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं, स्पेशली ईस्ट की बात कर रहा है ये बीवरेजेस बनाने में काम आती हैं। कौन सी, फॉर दिस कौन से बीवरेजेस, तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट, वही ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस कर्विसे, यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉज्ड ब्रूअर ईस्ट। जगह बदली, नाम बदला, जगह बदली, नाम बदला, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर बेकरी में जब यही ईस्ट काम आती थी उसे बेकर ईस्ट बोलते थे। अब ये ब्रूइंग में काम आ रही है, यानी कि ये अल्कोहल बीवरेजेस बनाने में काम आ रही है, तो इसे ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं। किसे, सैक्रोमाइसिस कर्विसे को। आगे बढ़ते हैं, इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल। माल्टेड सीरियल मतलब जिसमें माल्टोज होती है, ठीक है, जैसे कि बार्ली हो गई, जवार हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। एंड फ्रूट जूसेस, कोई भी फ्रूट जूस ले लो, ठीक है, जैसे कि लेमन नहीं बोल रही हूँ मैं, ग्रेप्स का जूस ले लो, ठीक है, अंगूर का रस, ठीक है, अंगूर का जो पिलपिला पोर्शन होता है वो ले लो चाहे, उसके ऊपर उससे इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल शराब होती है, ठीक है। Depending on the type of the raw material used for the fermentation and the type of processing with or without distillation, different type of alcohol drinks are obtained। यानी कि आप क्या यूज कर रहे हो, किस चीज से बना रहे हो। देखो जिस चीज से बनाओगे वैसा ही टेस्ट आएगा ना। अब आप अंगूर का रस निकालोगे तो अंगूर का रस बनेगा, एप्पल का रस निकालोगे तो एप्पी बनेगी वो, ठीक है, मैंगो का निकालोगे तो मैंगो जूस होगा, ऑरेंज का निकालोगे तो ऑरेंज जूस का होगा। उसी तरीके से शराब भी डिपेंड करती है कि आप किस चीज से बना रहे हो, कौन से माल्टेड सीरियल से बना रहे हो या आप कौन से फ्रूट जूस से बना रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज आगे क्या निर्भर करती है, ये डिपेंड करता है कि उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है विद और विदाउट डिस्टिलेशन पे। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट, देखो ईस्ट के ना एक खास बात होती है, ईस्ट जैसे ही 13% अल्कोहल बनाती है ना, कितनी
13% एल्कोहल वैसे ही मर जाती है, ठीक है। ईस्ट 13% एल्कोहल बना के राम राम सत्य हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, खुद ही मर जाती है, भाई इससे ज़्यादा शराब मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन। अगर हम उसे बिना डिस्टिलेशन करे यूज कर ले तो कम एल्कोहल वाली शराब बनती है, जैसे कि कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन की बनी वाइन और बियर। लेकिन अब उसको डिस्टिल कर दिया, डिस्टिल करने से उसमें एल्कोहल कंटेंट बढ़ जाएगा और बन जाएगी क्या, whereas whiskey, brandy and rum are produced by the distillation of the fermented broth। क्लियर है बात। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फर्मेंटेड प्लांट है, यहाँ पर ये दो बंदे लगे हुए हैं, भगवान करे ये सिर्फ काम ही कर रहे हो, ठीक है, कहीं और कोई काम ना कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स के ऊपर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन किसी की अगेंस्ट लाइफ काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, प्रो लाइफ है, हमें अच्छा काम करती है हमारे लिए। देखिए एनसीईआरटी भी ये बात बोलती है, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड मींस अगेंस्ट एंड बायो मींस लाइफ, टुगेदर दे मींस अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म की बात करें जो डिसीज करते हैं, ठीक है। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, हमारे लिए। जैसे आज के अरे यार तू तो प्रो है यार, वो वाला प्रो, ठीक है। चलिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, यानी कि कहीं पर ग्रो करके दूसरे माइक्रोब को ग्रो नहीं करते देते। एक तरीके से मान लीजिए ये कोई एंटीबायोटिक है, ये ग्रो कर रहा है, ये खुद ग्रो कर रहा है और दूसरे को ग्रो करने से रोक रहा है। जैसे कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त में से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव फिर में साइंस में चली गई, यानी कि एक हमेशा ना खुल के आता है सबके सामने, ठीक है, मतलब कि अपने सारे टैलेंट दिखा देता है और दूसरा दबा रहता है। तो एक ज़्यादा खुल के आ जाता है ना, दूसरा इसलिए दब जाता है, ठीक है। जैसे भाई बहन में होता है, एक बड़ी बहन या बड़ा भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो छोटा बहन दबी रह जाती है, यार सारा क्रेडिट इसने ही ले लिया, सब कुछ ये ले जाती है, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक माइक्रोब दूसरे को मार देता है। तो ये कैसा खोजा गया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, उन्होंने मतलब बिना जान पहचान की उनकी डिस्कवरी हो गई थी। क्या हुआ था, वो अपनी लैब में कुछ डिसीज छोड़ के, चलिए इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना देखा उन्होंने कि वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया या स्टेफाइलोकोकाई बोल लीजिए बैक्टीरिया, इसके ऊपर काम कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि टेस्ट पेट्री डिश में जहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई और चीज़ ग्रो कर रही है और वो कोई और चीज़ का नाम पेनिसिलियम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, सॉरी पेनिसिलिन रख दिया गया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, जो कि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रोक रही थी, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, पेनिसिलिन किसने खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो नहीं करने देती थी, यानी कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है किसके अगेंस्ट, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या की गई है, इसके बारे में डिटेल किसने बताई, तो अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने इसके बारे में डिटेल बताई थी। देखो फ्लेमिंग ने ये सब कुछ देखा था, लेकिन अर्नस्ट चेन और फ्लोरे ने इसे प्रूव किया था। तो इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1945 में, 1945 में नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा ये वर्ल्ड वॉर में बहुत हेल्पफुल हुई, जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ना, वहाँ पर सैनिकों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई ये एंटीबायोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई, पेनिसिलिन के बाद भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आई जो कि बनी गई, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, क्या आप कोई नाम बता सकते हैं, कैन यू, क्या आप कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेग की बात करी गई है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, चूहा रेड फ्ली से फैलाती है। वेक्टर जो है, वूपिंग कफ हो गई हमारी काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस, ठीक है। डिप्थेरिया हो गया, गलघोटू, ऐसा लगता है गला घुट गया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे बोल देते हैं, ये सब एंटीबायोटिक से ठीक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में किस तरीके से माइक्रोब सहायता करते हैं। तो हमने पढ़ लिया है, देखिए कुछ तो हम इसमें पढ़ भी चुके हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सही बात है, बिल्कुल माइक्रोब यूज आते हैं किस किस में, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल में, एल्कोहल हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम में काम आते हैं। चलो देखते हैं कैसे ऑर्गेनिक एसिड में काम आते हैं, कैसे एंजाइम में काम आते हैं, क्योंकि एल्कोहल तो हम देख चुके हैं, एल्कोहल हम जान चुके हैं अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एस्परगिलस निगर, ये एक फंगस है, ध्यान रखिएगा। एस्परगिलस निगर क्या है, एक फंगस है और ये सिट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है, लेमन में होता है, वैसा वाला सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरियम है जो कि एसिटिक एसिड बनाती है, सिरके में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, ब्यूटाइरिक एसिड बटर में होता है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरियम बनाता है, मतलब एक बैक्टीरियम जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बनाती है जो कि दूध दही में होता है, क्लियर है। अभी अभी पढ़ के आई थी ना, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, लैक्टिक एसिड फिर क्या कर देते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देते हैं। तो आपको 4 यहाँ पे याद रखना है, एस्परगिलस निगर याद रखना है, एसिडोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और लैक्टोबैसिलस। एस्परगिलस निगर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लियर है। ये भी याद रखिएगा, कौन फंगस है कौन बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद दिख रहा है ईस्ट सैक्रोमाइसिस कर्विसेरिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, हम पढ़ चुके हैं, इथेनॉल ब्रेड दोनों ये बनाती है, पढ़ चुके हैं भाई, और कितनी बार बताओगे यार, हम थक गए हैं यार, बेकर ईस्ट है, ब्यूअर ईस्ट है ना।
चलिए इतनी बार बताएंगे कि आपको रट जाए, ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम बनाने में भी काम आते हैं, माइक्रोब्स कहीं नहीं रुकते। लाइपेज आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मूलाज एंड हेल्पफुल। अच्छा चलो इसको इतना पढ़ने से अच्छा देखो, जब कोई कपड़े पे दाग लग जाता है, कोई तेल लग जाता है, तो क्या करते हो, उस पर डिटर्जेंट डालते हो और उसे थोड़ा सा मिक्स करके रख देते हो, थोड़ी देर बाद डिटर्जेंट उसके स्टेन को रिमूव कर देता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट में होता है एंजाइम जो कि होता है लाइपेज, जो कि क्या करता है ऑयल के स्टेन को रिमूव कर देता है। तो आपको यही याद रखना है कि लाइपेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में काम करते हैं और आपके ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर देते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद क्या दिख रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बॉटल फ्रूट के पास फाइबर नहीं होता, बॉटल फ्रूट एकदम साफ सुथरा होता है। देखा फ्रूटी पिए कभी, एकदम पानी की तरह मुंह में आती है, लेकिन अगर घर में जूस निकाला है कभी, घर में जूस निकालो मिक्सर से, उल्टा चला दियो, ऐसे चलाओ, मिक्सर चलाओ, उसमें से जूस निकालो, उसमें बहुत सारा फाइबर आता है, वो मुंह में आ जाता है, फिर मुंह में से हम इधर उधर करके निकालते रहते हैं उसे। वही फाइबर जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, वो बोतल वाले फ्रूट में नहीं होता, बॉटल वाले फ्रूट जूस में तो वो नहीं होता। कहाँ गया, उन्होंने छान दिया? नहीं, वो डालते हैं उसके अंदर प्रोटीएज और पेक्टिनेज। ये प्रोटीएज और पेक्टिनेज वो एंजाइम है जो कि उस फाइबर को खत्म कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। देखो कई बार आपने देखा है किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया, उसको डॉक्टर ने एक दवाई दे दी। वो दवाई क्या होती है, वो दवाई यही होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है उसके अंदर। तो वो दवाई लेते ही वो एकदम ठीक हो जाता है। क्यों? कई बार हार्ट अटैक आता है क्लोट की वजह से, क्लोट कहीं पे आके अटक जाता है जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये दवाई क्या करती है, उस क्लोट को फ्लो करवा देती है, जिस वजह से बंदा एकदम हट्टा कट्टा ठीक ठाक हो जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस से बनने वाली स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करती है, क्लोट बस्टर होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, दिस इज यूज्ड एन इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से निकलती है साइक्लोस्पोरिन ए नाम की मेडिसिन, जो कि क्या करती है, जो कि कब दी जाती है, जब किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट होते हैं। क्या होता है, देखो जब हम एक ऑर्गन दूसरे बॉडी में डालते हैं तो बॉडी ना कुछ भी बाहर से आने वाली चीजों के खिलाफ काम करती है। तो कहीं बॉडी को ये ना लगे ये मेरी बॉडी की चीज नहीं है, इसको तो मैं जान से मार दूंगी। भाई इतना मसला तो आपके अंदर बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की है, उसे भी आप खत्म कर दोगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा ठहरो, कि हम नहीं लगाई है, जानकारी देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन नाम के एंजाइम बनते हैं। कौन बनाता है भाई, मोनेस्कस परप्यूरियस बनाती है। एंड इट एक्ट बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के अगेंस्ट काम करती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, यहाँ पर हमने किया एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड बनाती है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाती है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाती है जो कि बटर में होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाती है। फिर हमने ईस्ट के बारे में पहले ही पढ़ी है, इथेनॉल बनाती है। फिर हमने पढ़ा लाइपेज होते हैं ऑयल स्टेन के लिए। उसके बाद मैंने बताया क्या, पेक्टिनेज और प्रोटीनेज होते हैं किसके लिए, फ्रूट जूस से क्या मिटाने के लिए, फाइबर मिटाने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस से निकलने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज है। क्लोट बस्टर पे भी अंडरलाइन कर दो भाई। और साइक्लोस्पोरिन ए है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, इम्यूनोसुप्रेसिव होता है। उसके बाद मोनेस्कर परप्यूरियस से निकलने वाला क्या है, स्टैटिन है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। और इस स्टैंजा पे डाल लीजिए स्टार, इससे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट के लिए ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए एक्चुअली इस चैप्टर में से ना ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, या बड़ा क्वेश्चन आता है तो पार्ट्स में आता है, तो उस अकॉर्डिंग इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन येस, मुझे ऐसा लगता है कि सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन पक्का आएगा और सीवेज ट्रीटमेंट हमें अगला टॉपिक करना है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। कितना टाइम हो गया, 23 मिनट हो गई। जल्दी से हमें चैप्टर खत्म करना है, 1 घंटे में मेरा टारगेट है आपको ये चैप्टर करने को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, घर में देख लिए, इंडस्ट्री में देख लिए, एंजाइम बना लिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बना लिए हमने इससे, और क्या बना लिया भाई हमने, ऑर्गेनिक एसिड बना लिया हमने, शराब बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब एंटीबायोटिक भी बना लिया। अब देखते हैं क्या सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं। चलिए, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटी एंड टाउन्स। हमारे शहरों में, गाँव में बहुत सारा वेस्ट बनता है, डेली की डेली पास आउट करके आते हो, निकाल के आते हो अपनी बॉडी से। यस, वही वाले वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। मेजर क्या है, मेजर है आपका, मेरा, सबका मल, वेस्ट एक्सक्रीटा, ठीक है, जो हम खाते हैं वही निकालते हैं ना। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन वाला। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, ठीक है। सीवेज क्या है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर वही यार पोटी जो हम करते हैं वही ऑर्गेनिक मैटर है, और माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, बहुत सारे क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अब सीधी सी बात है ना, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो वेस्ट है ना, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल है ना। चलिए, हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर, क्या आपने कभी सोचा है, सोचा करो यार, दिमाग चलाया करो थोड़ा।
दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर स्ट्रीम्स डायरेक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते, इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना इन लाइनों को, चलो चलते देते हैं। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो एसटीपी यहाँ पर क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ताकि वो पानी लेस पोल्यूटिंग हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, कहाँ से किया जाता है भाई, देख लेते हैं चलिए। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, कुछ ऐसे माइक्रोब से किया जाता है जो सीवेज के अंदर ही होते हैं। दीस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट 2 स्टेजेस, 2 स्टेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहली बात तो ये लिख लो, प्राइमरी यानी पी यानी फिजिकल, ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। यानी फिजिकल मतलब जब आप चावल आते हैं घर में तो चावल में से कंकर निकालते हैं ना, ये चावल गया, ये कंकर आ गया, चावल गया, ये फिजिकल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल अलग होता है, उसके अंदर माइक्रोब्स काम करते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, सिंपल छलनी होती है, छाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज फॉर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। 2 मेथड है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, जैसे चाय छानते हैं, चाय पत्ती अलग निकल जाती है, वो वाला फिल्ट्रेशन हो गया। यानी कि आप बड़े बड़े टैंक लोगे, बड़े बड़े टैंक के अंदर क्या करोगे, क्या लगा दोगे, छलनी लगा दोगे, ऊपर से पानी डालोगे वेस्ट वाला, तो वेस्ट ऊपर बड़े बड़े पार्टिकल्स ऊपर छलनी में रह जाएंगे, पानी सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने बड़ा सारा टैंक ले लिया, अरे मेरी मुट्ठी खराब हो जाएगी, ये ले लिया मैंने टैंक, तो इसके अंदर ये छलनी लगा दी, तो जब ऊपर से पानी डालेंगे तो ऊपर तो वेस्ट रह जाएगा और नीचे पानी पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है अभी बताती हूँ आगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, चलो सुनिए लीजिए। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है जब नीचे एक सेडिमेंट बन जाए, यानी कि आपने पहले तो छान लिया, ठीक है, छानने के बाद उसको रख दिया साइड में। जब उसको साइड में रख दिया तो आपने देखा कुछ देर बाद ना उसके नीचे 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 एक लेयर जम गई। जैसे कि जब हम पानी के अंदर कभी चोक मिलाना, चोक का पाउडर पानी में डाल देना और थोड़ी देर पानी के गिलास को रख देना, देखना चोक का पाउडर नीचे नीचे बैठ जाएगा। वही चीज क्या होती है, सेडिमेंटेशन। वही क्या होती है, सेडिमेंटेशन। तो आपने क्या किया, आपने 2 चीजें की। आपने एक बीकर लिया, उसमें एक छलनी लगाई, क्या लगाई, छलनी। फिर आपने क्या किया भाई, कोई ढंग का कलर लो यार, क्या कलर आ रहा है। फिर आपने क्या किया, पानी ऊपर से डाला, तो छलनी के अंदर वेस्ट रुक गया और बाकी पानी नीचे पहुंच गया। जब पानी नीचे पहुंच गया और उसको आपने थोड़ी देर तक पड़े रहने दिया, तो आपने देखा अरे भाई नीचे तो कुछ इकट्ठा होता जा रहा है और ये नीचे क्या बन गई, सेडिमेंट बन गई, जो कि इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी आगे क्या बोल रहा है ये देखिए। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। क्लियर? These are removed into stages. Initially, floating debris is removed by the sequential filtration. क्या मतलब है floating debris का मतलब जो तैर रहा है, जो solid तैर रहा है, उसे बोलेंगे floating debris। कैसे रिमूव हुआ, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कि एक छलनी नहीं लगाई, 3-4 छलनी लगाई। एक मोटे पोर वाली जिसमें मोटे मोटे रुक गए, फिर छोटे पोर वाली छोटे छोटे रुक गए, और छोटे पोर वाली जैसे होती है ना, जब चावल में कंकर आ जाते हैं तो बड़े कंकर के लिए बड़ी वाली छलनी होती है, फिर कहते हैं अरे यार अभी भी रह गए, थोड़े और पतली वाली छलनी लेके आते हैं, वैसा सिस्टम है। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से पहले रिमूव किया जाता है क्या, फ्लोटिंग डेब्रिस। वर्ड को लिखिएगा यहाँ पर। देन द ग्रिट, सोइल एंड द स्मॉल पेबल्स, यानी छोटे छोटे जो बच गए आर रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन से वो रिमूव किया जाते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइमरी स्लज, ठीक है, अभी बताती हूँ। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्राइमरी स्लज क्या है स्टूडेंट, प्राइमरी स्लज है, देखो जब, चलिए तो एक बार दोबारा मैं ये वाली चीज़ आपको बता देती हूँ, पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इसको इतनी डिटेल में करवा रही हूँ, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोबारा से देख लो एक बार। द प्राइमरी effluent is passed into a large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। यानी कि एक बड़े सारे एरेशन टैंक में डालेंगे, वहां पर एयर होगी और एजिटेशन होगी, यानी जोर जोर की घूम रहा होगा, ठीक है। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लोक्स। यानी कि अब यूजफुल माइक्रोब्स जो है वो ऊपर ऊपर की लेयर में, फ्लोक्स में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऊपर ऊपर एक लेयर बना लेंगे। फ्लोक्स क्या होती है, फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया की लेयर, ठीक है। देखिए मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। ये माइक्रोब मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया तो BOD भी कम हो जाएगा। This significantly reduces the BOD of effluent। BOD refer to the amount of oxygen but that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by bacteria। यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो BOD जो रिक्वायर्ड होगी वही होगी BOD। ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगी वही BOD होगी। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड विद द BOD इज रिड्यूस। सीवेज तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक BOD कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद BOD का टेस्ट किया जाता है। मेजर द रेट ऑफ द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू अ सिंपल ऑफ वाटर एंड दस indirectly BOD is the measure of the organic matter present in the water। the greater the BOD waste water more is the polluting potential। यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि BOD टेस्ट किया जाता है, यानी थोड़ा सा पानी लिया जाता है, उसमें चेक किया जाता है BOD कम है या BOD ज्यादा है। अगर BOD कम है यानी ऑर्गेनिक मैटर कम है, यानी कि वाटर कम पोल्यूटेड है। BOD ज्यादा है यानी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, यानी कि पोल्यूशन ज्यादा है।
तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है। उसके बाद क्या है, वंस द BOD ऑफ द सीवेज वाटर इज वेस्टेड वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लोक्स आर अलाउड इनटू सेडिमेंट। अब बैक्टीरिया को आराम से सेडिमेंट किया जाता है, नीचे से सेडिमेंटेशन होता है, उसे एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पोर्शन इनोक्यूलम के तौर पे पिछले टैंक में डाल दिया जाता है और बाकी बचे हुए को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है और सफाया जो पानी होता है उस पानी को यूज फिर मतलब लीवर वगैरह में डाल दिया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट वाला पानी होता है वो, ठीक है। और इसके ऊपर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक प्रोसेस चलेगी क्योंकि वहां पर एनारोबिक माइक्रोब्स काम करेंगे। क्लियर है? तो एक बार आप ओवरऑल समझ लीजिए, हमने एक पहले टैंक लिया, उस टैंक के अंदर हमने कई सारी छलनी लगाई, एक मोटे पोर वाली, एक छोटे पोर वाली, एक उससे छोटे पोर वाली। उन छलनियों से हमने पानी को पास किया तो छलनियों के अंदर हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए। इस पर्सन को बोलेंगे फिल्ट्रेशन। नीचे आ गया छोटे छोटे कंकर, मतलब छोटे छोटे डेब्रिस और जो वेस्ट वाटर है उसका सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी स्लज। फिर हमने इस प्राइमरी स्लज को पड़ा रहने दिया, तो पड़ा रहने देने के बाद नीचे एक लेयर बन गई सेडिमेंट, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर को फिर मैंने बोल दिया इफ्लुएंट। क्या बोल दिया? सुपरनेटेंट जो है उसे बोल दिया इफ्लुएंट। फिर इस इफ्लुएंट को उठाकर हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया। तो हमने दूसरा जार लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया? इफ्लुएंट डाल दिया और इस जार को कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया, यानी घुमाया, मैकेनिकली एजिटेट किया और फिर देखा कि कुछ देर बाद ऊपर फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया के फ्लोक्स इकट्ठे हो गए। क्या इकट्ठे हो गए? फ्लोक्स इकट्ठे हो गए। फिर क्या हुआ? इन फ्लोक्स में जो बैक्टीरिया है उन्होंने अपना काम किया, धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक मैटर को कम किया, जिससे कि BOD कम हो गई। जैसे ही BOD कम हुई, हमने इस जार को उठाया और साइड में रख दिया। अब इस जार को हमने जब साइड में रखा तो सेडिमेंटेशन हुई, तो ये जो ऊपर फ्लोक्स तैर रहा था ये नीचे जाके बैठ गया और इस फ्लोक को हमने बोल दिया क्या? इसको बोल दिया एक्टिवेटेड स्लज। ऊपर वाले पानी को हमने फिर कहाँ डाल दिया? रिवर, लेक्स वगैरह में डाल दिया क्योंकि ये ट्रीटेड पानी है। नीचे का एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज उठा के पिछले टैंक में डाल दिया और बाकी को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया एनारोबिक के लिए। एनारोबिक में जब ये गए तो वहां पर बैक्टीरिया ने, एनारोबिक बैक्टीरिया ने काम किया और वहां से इनसे निकाली मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बायोगैस, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करती है टाउन वगैरह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, यस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या? एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। बड़ा ही सुंदर सा मेल लग रहा है, लेकिन ये सीवेज को करता है क्लीन, ठीक है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है भाई, तालियां बजा दो। दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ, यानी कि बहुत सालों से ये हो रही है, ठीक है, 100 साल हो गए। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन अराइव्ड फॉर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। यानी कि अभी तक आदमी ने कोई अपना तरीका नहीं बनाया, माइक्रो भी काम करते हैं भाई, ठीक है भाई। यू आर अवेयर, भाई अवेयर है हम तो, दैट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्ज। देखो ये सीधा सा क्या बोल रहा है, देखो पूरे फंडा क्या है इस टेंशन में कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हर जगह पे टॉयलेट्स बन रही है, जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है टॉयलेट बनाओ टॉयलेट बनाओ टॉयलेट बनाओ। पहले क्या होता था, लोग जाते थे खेतों में जाके कराते थे, पता भी नहीं लगता था कौन कितना कर रहा है, कौन कहाँ कर रहा है, कौन कितने बजे कर रहा है, कौन कितनी बार कर रहा है, हमें पता नहीं लगता था। लेकिन अब टॉयलेट्स बन चुकी है तो टॉयलेट्स में करते हैं सारे, तो टॉयलेट्स में करते हैं तो ज़्यादा वेस्ट बनता है, ज़्यादा वेस्ट बनता है यानी ज़्यादा वेस्ट ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उतनी ही ज़्यादा सीवेज प्लान चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सीवेज ये जो हमारे प्लांट हैं इन्हें बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस चला रही है, बहुत सारे प्लान चला रही है, जिसमें से एक है गंगा एक्शन प्लान और एक है यमुना एक्शन प्लान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ विजिट टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव एक्सपीरियंस। भाई हमारे पास टाइम नहीं है अभी जाने का, पेपर हो जाने दो, पेपर अच्छे होंगे, हम पक्का जाके आएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। चलिए जी एनसीईआरटी साहब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं वो बायोगैस की प्रोडक्शन में कैसे मदद करते हैं। चलिए बायोगैस की प्रोडक्शन वैसे तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं। अभी पढ़ के आए थे ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे, वहां पर क्या बनाएंगे? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए पहली लाइन देखते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, मीथेन सबसे ज्यादा, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड व्हिच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दिस टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। सीधी सी बात है कि कैसी गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि किस माइक्रोब को आप यूज कर रहे हो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए और किस मैटर को वो खा रहा है इस पे डिपेंड करेगा ना। चीज जो हम खाएंगे वैसा ही हम महकाएंगे ना, तो वैसा सिस्टम है। इन द एग्जांपल साइटेड इन रिलेशन टू द फर्मेंटेशन ऑफ डो
चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस मेन गैस वाज CO2। वहां सभी पर CO2 गैस निकल रही थी। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमने अभी तक पढ़ा था कि डो बनाया था हमने, डो बनाया था हमने, इथेनॉल बनाया था हमने, यहाँ पर सब जगह पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली थी। लेकिन ये कह रहा है कि कई बार बैक्टीरिया और भी गैसेस निकालता है, जैसे कि सेलुलोजिक मटेरियल को जब वो डाइजेस्ट करता है तो वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अच्छी खासी मीथेन और हाइड्रोजन भी निकालता है। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। और ऐसे बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस निकाल रहे हैं, मिथेनोजेंस हो गए, ठीक है। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम। नाम से पता लग रहा है, याद रखोगे, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजन। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है तो एनारोबिक स्लज के अंदर ये होता है। क्या होता है? ये होता है। क्या होता है? मिथेनोजन होता है भाई। These bacteria are also present in the rumen, a part of the stomach of the cattle. A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role of nutrition of cattle. देखो, सेलुलोज क्या होता है भाई? कोई बताएगा मुझे सेलुलोज क्या होता है? सोचो। चलो मैं बताती हूँ कैसे बताओगे, कौन सी लाइफ क्लास है। देखो सेलुलोज क्या होता है? प्लांट सेल के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। सेल के बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो प्लांट्स में होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, हम एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब मैं बात कर रही हूँ कि क्या हम प्लांट खाते हैं? क्या हम घास को चाटते हैं? हम घास खाते हैं? नहीं ना। लेकिन गाय घास खाती है। गाय जब घास खाती है तो गाय के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? हमारे पेट में होते हैं 3 पोर्शन, ठीक है। हमारे पेट को छोड़ो, गाय के पेट में होते हैं 4 चैम्बर, जिसमें से एक होता है र्यूमेन। गाय क्या करती है? पहले सारी घास खा लेती है, ठीक है। खा लिया, जितना मिला सारा ठूस लिया, लालची थी ना गाय, सारा का सारा खा गई और वो अपने पेट में र्यूमेन में जाके उसने रख दिया। अब जब भी बैठी होती है, आपने देखा गाय बैठी ऐसे नहीं बैठती, ऐसे सो नहीं रही होती, वो हर टाइम ये करती रहती है। क्यों? वो क्या करती है? र्यूमेन से खाने को मुंह में मंगवाती है, फिर डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि गाय के अंदर, और यस एक और चीज कि गाय के अंदर एक और एंजाइम होता है, सेलुलोज एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करता है? गाय के अंदर सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जिससे कि मीथेन वगैरह गैस निकलती है, ठीक है। चलिए, दस द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। और इसीलिए बैक्टीरिया ये वाला ज्यादा होता है गोबर के अंदर, क्योंकि गोबर को कैसा बनता है गोबर? गाय के खाने से ना। और गाय का खाना कौन होता है? सेलुलोज वाला होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं कौन? मिथेनोजेंस। चलिए, डंग कैन बी यूज्ड इन जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। और बायोगैस गोबर गैस भी बन जाती है इससे, हमने देख लेते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप। लाइन को मार्क करिए, कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप, यानी कंक्रीट का मतलब सीमेंट का बना हुआ अच्छा खासा टैंक होता है, आगे दिखाऊंगी। विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। अ फ्लोटिंग कवर, स्लरी का मतलब क्या है भाई, अभी वो भी बताते हैं। Placed over the slurry which keeps on rising of the gas produced in the tank due to the microbial activity। देखो यहाँ पर इस डब्बे के अंदर हमने डंग और पानी डाल दिया, यानी कि गोबर डाल दिया और पानी डाल दिया। गोबर और पानी का मिला के एक चटनी जैसा घोल बना दिया, ठीक है। देखोगे तो धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी लगेगी आपको, लेकिन वो होती नहीं है, खा मत लेना गलती से सोच के उसे धनिया पुदीना। तो ये चटनी सी यहाँ पे डाल दी, स्लरी डाल दी, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर यहाँ से वो पास हो जाती है, नीचे बड़े टैंक पे चली जाती है। इस टैंक को बोलते हैं डाइजेस्टर। यहाँ पर वो माइक्रोबियल एक्टिविटी करती है और फिर यहाँ से गैस बनती है। कौन कौन सी? तो मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये गैस फिर आगे चली जाती है और बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट व्हिच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियरबाई हाउसेस, ठीक है। यहाँ से एक आउटलेट होता है जहाँ से ये गैसेस हाउस में यूज होने के लिए, फ्यूल के लिए चली जाती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ये जो स्लरी है इसे फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर लिया जाता है। देखो, पहले हमने बहुत सारा कूड़ा लिया, मतलब बहुत सारा वेस्ट लिया, फिर उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया, वहां से एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सामान डाला, इफ्लुएंट डाला, ठीक है। सॉरी, इफ्लुएंट नहीं, प्राइमरी स्लज को डाला। प्राइमरी स्लज के ऊपर फिर क्या करवाया गया? यहाँ पर आप देख रहे हो, प्राइमरी स्लज के ऊपर या फिर डंग वाटर के ऊपर बायोगैस ट्रीटमेंट होता है। वहां से क्या निकलता है? फिर और वेस्ट निकलता है, और वेस्ट को फर्टिलाइजर मैन्योर की तरह यूज कर लिया जाता है, ठीक है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया वेयर द कैटल आर प्रोड्यूस फॉर वायरस पर्पसेस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा चीजें ना बायोगैस प्लांट वगैरह रूरल एरियाज में होती है, और वहां पर गोबर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वहां पर बायोगैस भी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर built in rural area. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. पिक्चर आपको दिखा दी गई है। और एक और बात, the technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of IARI, यानी कि Indian Agriculture Research Institute, स्टार मार्क करो, and खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इन योर स्कूल, छोड़ो भाई, अभी स्कूल कोरोना टाइम था, हम तो स्कूल गए ही नहीं, छोड़ो भाई, छोड़ो, आगे चलते हैं। माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ देंगे बस।
ज़्यादातर आपको अंग्रेजी की लाइनें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिसीज एंड पेस्ट। देखो बायो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, अब हम माइक्रोब्स की मदद से कुछ कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोल मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो ग्रो कर रखा था उसको ग्रो करने से रोकेंगे, ठीक है, जैसे कि पेस्ट हो गई, ठीक है, प्लांट की डिसीजेस वगैरह के लिए। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल इंक्रीजिंगली बाय यूज ऑफ केमिकल्स, बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। देखो सीधी सी बात है, खेतों वगैरह में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, बहुत सारे पेस्ट आते हैं, तो उन्हें मारने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक है, तो उसके लिए हमें माइक्रोब्स को यूज करना चाहिए। कैसे? दीज केमिकल्स, वो केमिकल टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वो पानी ऑब्वियसली फिशेस भी पिएंगी, मतलब फिशेस उसी पानी में तैरेंगी, उसके अंदर मिट्टी में भी रहते हैं लोग, ठीक है, मतलब जानवर, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फ्रूट सब्जी वगैरह भी खराब होती है। देखो आपने बहुत बार देखा है आजकल जो सब्जियां आती है ना, पहली बात तो वो धोके खाया करो, क्योंकि कहते हैं उसमें फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड होते हैं। भाई धोके खाने से ऊपर से तो वो साफ हो जाएगा, अंदर तो अभी भी उसके अंदर केमिकल्स है ना, तो उनसे भी बचना होता है, तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे रोक लगा देनी चाहिए। आवर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव वीड्स। वीड्स क्या होती है भाई? छोटे 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 प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं ना, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उन्हें ग्रोथ को रोकने के लिए भी वीडिसाइड यानी वीड को मारने वाली साइड यानी किलिंग, ठीक है, वीड साइड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical. Chemical के बजाय हम naturally भी कर सकते हैं। A key belief of the organic farmer is that the biodiversity further health. ठीक है, चलिए उसके बाद द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा इन द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड आर कीप्ड एट द मैनेजेबल लेवल बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस within a living and vibrant ecosystem, contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful, I बता रही हूँ मतलब, and harmful life from indiscriminately. This is हिस्टोरिक अप्रोच दैट सीक टू डेवलप एंड, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या करती है? सीधे सीधे उन पेस्ट को, उन कीड़े मकोड़ों को मार देती है, लेकिन ये मानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने की बजाय उन्हें एक लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं ताकि सब कुछ सही रहे, ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि आप कीड़े मकोड़ों को मार दोगे तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि कोई कीड़े मकोड़ों को भी खा रहा है, ठीक है, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वो कुछ और खाएगा, फिर और फूड चेन डिस्टर्ब होगी, तो फूड चेन भी डिस्टर्ब होती है, बायोडाइवर्सिटी खराब होती है, ठीक है। चलिए आगे इस में कोई खास बात नहीं है, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है, ये जो बीटी कॉटन वाला पार्ट है स्टूडेंट, वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है जनरली, मैं आपको रीड करवा देती हूँ। तो वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो बीटल है और रेड ब्लैक मार्किंग वाली जो लेडी बर्ड होती है, ड्रैगन फ्लाई होती है, वो काफी मतलब एफिड्स और मॉस्किटो को खत्म करने में काम आती है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis ऑफन रिटन एज बीटी। आपने बीटी का नाम सुना है। बीटी जो होता है वो किस लिए ग्रो की जाता है? ताकि बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को नुकसान, मतलब बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन सैशे एज ड्राइड स्पोर व्हिच आर मिक्स्ड विद द वाटर एंड स्प्रेड इनटू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, ठीक है। इन द कट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन रिलीज एंड लार्वा गेट किल्ड, ठीक है, सीधी सी बात है। ये एक पैकेट में डला हुआ आता है पाउडर, उसे आप घोलो और खेतों में डाल दो, खेतों में वहां पर वो ग्रो करेंगे, उसे जब लार्वा खाएंगे तो लार्वा मर जाएंगे, ठीक है, बस। The bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insect unharmed. caterpillar को मार देगी, यानी कि देखो आप समझ रहे हो, जो अभी लार्वा है, जो अभी ग्रो नहीं किया है, उसे मार देगी, यानी कि आने वाली जनरेशन को रोक देगी, ठीक है। चलिए, बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बी thuringiensis टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन इज एग्जांपल। अब उन्होंने ऐसे प्लांट ही बना दिए हैं जो सीधे सीधे काम करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free living fungi that are commonly in the root ecosystem. They are effective biocontrol agent of the several plant pathogens, ठीक है। चलिए आगे क्या है भाई? Baculovirus are pathogen that attack insect and other arthropod. The majority of the baculovirus used as biological control agents are in the genus Polyhedrovirus. These viruses are excellent candidates of species-specific narrow-spectrum insecticidal application. They have been shown to have no negative impact on the plants, mammals, bird and English लिखी हुई है। IPM की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंडिकेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होती है वो ये सारा काम करती है, ठीक है। चलिए, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि माइक्रोब्स को अब बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स के कितने यूजेस देख लिए? हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, एंटीबायोटिक्स में, ऑर्गेनिक एसिड में, एंजाइम में, बायो कंट्रोल एजेंट्स में, सब में पढ़ लिए हैं। बायो फर्टिलाइजर करते हैं और फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। आई होप इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। विद आवर
present day lifestyle, environmental pollution is major cause of concern. The use of the chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of, अरे भाई क्यों रुक जाते हो तुम? Demand of agriculture produce हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। देखो सीधी सी बात है, आजकल हम फर्टिलाइजर की जगह इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं जो केमिकल्स होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो उसके लिए कुछ किया जाए ना। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज्ड दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स की शॉप भी आती है, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से होते हैं, मतलब कि बिना केमिकल्स के यूज़ की गई। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो इन केमिकल्स को रोक कर बायो फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज होने लगे। Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria. Underline this line is important. Biofertilizers जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं और ये लिविंग होते हैं, और साथ साथ में ये क्या होते हैं, ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। You have studied about the nodules on the root of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium, और नाइट्रोजन के लिए काम आते हैं। These bacteria fix atmospheric nitrogen, लो बता दिया, into organic forms which is used by the plant as न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया मदद ही कर रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को मदद कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example: Azospirillum, Azotobacter, and thus enriching the new nitrogen content of the soil. Plants के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो ये नाइट्रोजन का जो कंटेंट है उसको बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, तो ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं प्लांट की फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। प्लांट मिट्टी से फास्फोरस लेते हैं और फिर प्लांट को दे देते हैं। कौन? ये ग्लोमस की जो जीनस ग्लोमस की जो माइकोराइजा है वो फंजाई जो है। ठीक है, प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस रूट बोर्न पैथोजेंस। उनके अंदर पैथोजन नहीं आते रूट बोर्न वाले, मतलब जो रूट से होते हैं। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, यानी कि वो ज़्यादा नमकीन मतलब ज़्यादा फाल्टी एरिया को भी सहन कर सकते हैं। एंड ड्रोट, यानी ड्रोट की कंडीशन में वहाँ पे सूखे पे पड़ने नहीं देते। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उससे हमारी ओवरऑल प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ रही है। चलिए खत्म करते हैं बस चैप्टर, लास्ट पैराग्राफ और चैप्टर खत्म। वन शॉट वीडियो विद इन 1 hour. Cyanobacteria are autotrophic microbes, underline autotrophic microbes, widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen, like Anamina, nostoc, Oscillatoria in paddy fields, स्पेशली चावल की खेती में। साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। चावल को बहुत नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सोइल, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in the field to replenish the soil nutrients and reduce the dependence of केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिकल वाले उन्हें कम करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी इन सॉल्यूशन फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर दूंगी, नहीं तो फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। बचे हैं कुछ ही दिन बोर्ड्स में, तो जल्दी से जल्दी वन शॉट लेक्चर से अपने चैप्टर को प्रिपेयर करिए, क्योंकि यही है आपकी रिवीजन। और यस, ये रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मतलब आपको सीबीएसई के एग्जाम में ही नहीं, ये आपको नीट में भी हेल्पफुल होगी, और ये आपको सीयूईटी यानी कि एंट्रेंस टेस्ट जो आपका हो रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट होगी। और मैं आपको ये बोलूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना नीट वाले, वो अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नीट का पेपर देंगे हम सीयूईटी नहीं देंगे, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप सीयूईटी का पेपर दो। पता क्यों? देखो हो सकता है अभी सीयूईटी की भी एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी पेपर होगा तो आपकी तो प्रैक्टिस ही हो रही है ना भाई। ठीक है ना, सिलेबस सेम है लगभग। ठीक है, क्लास बस ठीक है, नीट में दोनों आएगी, 11 12 आएगी, इसमें 12 आएगी सीयूईटी में, कोई बात नहीं। तो सिलेबस लगभग सेम है ना, आधा पर आधा, तो सीबीएसई में भी सेम है। तो भाई जितने भी बच्चे बोर्ड दे रहे हो वो नीट भी दो और वो सीयूईटी भी दो, सब कुछ दो भाई। प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, नए वन शॉट वीडियो के साथ। एंड यस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया तो। मिलते हैं, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।